दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स के इंडियन इन्वेस्टर्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो डेटा को काफ़ी ध्यान से स्टडी किया। और मुझे इस एनालिसिस में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अप्रैल से जून 2026 के दौरान जब निफ्टी 50 ने लगभग 6.9% और निफ्टी 500 ने लगभग 12% रिटर्न दिया, तब उसी वक्त कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के लिस्टेड पोर्टफोलियो में लगभग 10% से लेकर 40% तक की ग्रोथ दिखाई दी मुझे। कुछ पोर्टफोलियोज ने तो मार्केट बेंचमार्क से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया। तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इन इन्वेस्टर्स ने कुछ सीक्रेट स्टॉक खरीद लिए थे? क्या उन्हें पहले से पता था कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, या फिर इनकी सफलता के पीछे कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है जिसे हम रिटेल इन्वेस्टर भी समझ सकते हैं? और मैं इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए इन पोर्टफोलियोज के स्टॉक्स, सेक्टर एक्सपोजर, रीसेंट चेंजेस और बिजनेसेस के फंडामेंटल्स को देखा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि किस इन्वेस्टर के पास कौन सा स्टॉक है, क्योंकि किसी बड़े इन्वेस्टर का स्टॉक कॉपी करना अपने आप में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहीं से भी नहीं हो सकती। ना मैं इस मत का कभी हूं कि आपको ब्लाइंडली किसी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर का स्टॉक कॉपी कर लेना चाहिए, बल्कि हम समझेंगे कि इन पोर्टफोलियोज के पीछे कौन से कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए यही सबसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप इस बात को समझ गए, उनकी थिंकिंग पैटर्न को समझ गए, उनकी लॉजिक को समझ गए, उनके स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को समझ गए। इसी सब को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आखिरी तक। कुछ अलग वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले नंबर्स को समझते हैं। 30 जून 2026 तक जो अवेलेबल डेटा को देखें तो श्री राधाकृष्ण दमानी फैमिली का लिस्टेड पोर्टफोलियो करीब 1.95 लाख करोड़ का था। मार्च एंड के मुकाबले करीब 11.5% की ग्रोथ दिखाई दी। राकेश झुनझुनवाला फैमिली पोर्टफोलियो में करीब 9.7% की ग्रोथ दिखाई दी। आकाश भंसाली करीब 30% ग्रोथ। हेमेंद्र कोठारी करीब 37.7% ग्रोथ। मुकुल अग्रवाल करीब 27.7% ग्रोथ। नेमिश शाह लगभग 19.5% ग्रोथ। आशीष दीवान करीब 39.9% ग्रोथ। मधुसूदन केला लगभग 34% ग्रोथ। अनिल कुमार गोयल करीब 16.8% ग्रोथ। आशीष कचोलिया करीब 39.4% ग्रोथ और विजय केडिया करीब 36.2% ग्रोथ। ये सारे पब्लिकली अवेलेबल डेटा जो थे उनको मैंने कंपेयर किया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इन परसेंटेज को मैं सीधे सीधे इन इन्वेस्टर का 3 मंथ इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं मान रहा, क्योंकि पोर्टफोलियो वैल्यू में बदलाव केवल शेयर प्राइस मूवमेंट से नहीं आता। बाइंग और सेलिंग, कॉर्पोरेट एक्शंस और शेयर होल्डिंग्स में बदलाव, इन सब के असर से हो सकता है। इसलिए इन नंबर्स को मैं एक अलग तरीके से देख रहा हूँ, एक क्लू की तरह। क्योंकि जब इतने एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक ही पीरियड में इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई देता है, तो हमें ये ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट के अंदर कहाँ वैल्यू क्रिएशन हो रही है, और अब असली सवाल, ये इन्वेस्टर आउट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। मेरी एनालिसिस में सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है कॉन्सेंट्रेशन। निफ्टी 50 एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। उसका उद्देश्य पूरे इंडियन लार्ज कैप मार्केट का ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन देना, लेकिन एक सक्सेसफुल स्टॉक पिकर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग है। वो पूरे मार्केट को नहीं खरीदता, वो खोजता है कुछ ऐसी कंपनीज को जिन्हें वो मार्केट से बेहतर समझता है, और अगर उसका एनालिसिस सही निकलता है तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इंडेक्स से काफी ज्यादा रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहां दूसरी साइड भी समझना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन रिटर्न को एम्पलीफाई करता है, लेकिन रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर थीसिस सही है तो आउट परफॉर्मेंस बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर थीसिस
गलत है तो अंडर परफॉर्मेंस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए इन पोर्टफोलियो को देखकर पहली सीख ये नहीं है कि हमें भी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सीख ये है कि कॉन्सेंट्रेशन तभी काम करता है जब कन्विक्शन रिसर्च बेस्ड हो। दूसरी बड़ी सीख, ये लोग सिर्फ पॉपुलर स्टॉक्स नहीं खोजते। अब अगर आप इन पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे इनके, तो आपको कई ऐसे बिजनेसेस दिखाई देंगे जो सामान्य रिटेल इन्वेस्टर की डेली वॉच लिस्ट में शायद नहीं होते। उदाहरण के लिए, कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स जैसे बिजनेसेस दिखाई देते हैं। नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क जैसे स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस दिखाई देते हैं। इसके अलावा अलग अलग पीरियड्स में उनके पोर्टफोलियो में इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल नीच से जुड़ी कंपनियां दिखाई देती रही हैं। अब यहां मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज स्टॉक का नाम नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज है बिजनेस का नीच। एक कंपनी किसी ऐसी छोटी कैटेगरी में मार्केट लीडर बनने की कोशिश कर रही हो जहां टेक्निकल एक्सपर्टाइज ज़रूरी हो, कस्टमर क्वालिफिकेशन लंबी हो, स्विचिंग कॉस्ट हो और कंपटीशन आसानी से कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता हो, तो छोटी कंपनी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी स्मॉल कैप देखना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, हमें देखना चाहिए स्मॉल कैप क्यों है और क्या वो बड़ा बन सकता है, कैसे बन सकता है। स्मॉल कैप और स्मॉल अपॉर्चुनिटी में फ़र्क होता है, ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई कंपनी 1,000 करोड़ की है, सिर्फ इसलिए वह छोटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 करोड़ की कंपनी अगर वो बन जाएगी तो मार्केट कैप छोटी होने से ग्रोथ पैदा नहीं होता है। ग्रोथ आता है बड़े एड्रेसेबल मार्केट से, मार्केट शेयर गेन से, कैपेसिटी एक्सपेंशन से, प्राइसिंग पावर से, टेक्नोलॉजी से, डिस्ट्रीब्यूशन से और सबसे महत्वपूर्ण अर्निंग कंपाउंडिंग से। इसलिए जब मैं किसी स्मॉल कैप कंपनी को देखता हूं तो मेरा पहला सवाल ये नहीं होता है कि इसमें मल्टी बैगर पोटेंशियल है क्या। मेरा सवाल होता है कि इस कंपनी की अर्निंग अगले 5-10 वर्षों में कितनी बढ़ सकती है, और यही सवाल हमें स्पेकुलेशन से इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाता है। तीसरी बड़ी सीख जो मिलती है, थीम नहीं, थीम का बॉटल नेक खोजिए। ये शायद इस पूरे एनालिसिस की सबसे पसंदीदा लर्निंग है जो मैं कहने जा रहा हूँ। मान लीजिए इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ने वाला है। एक सामान्य इन्वेस्टर क्या करेगा, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या फार्मा कंपनीज को देखेगा। लेकिन एक डीप इन्वेस्टर पूछ सकता है कि हेल्थ केयर इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड हेल्थ केयर के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मेडिकल डिवाइसेस, प्रिसीजन कंपोनेंट, स्पेशलिटी प्लास्टिक, डायग्नोस्टिक्स, पैकेजिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, और फिर इनमें कौन सी कंपनी ऐसी है जिसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग मजबूत हो सकती है। और यही अप्रोच मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लागू होता है। इंडिया में कैपेक्स बढ़ रहा है तो सिर्फ बड़े ईपीसी कंपनीज को नहीं देखना ज़रूरी है, आप उन कंपनीज को भी देख सकते हैं जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक या किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चेन का क्रिटिकल हिस्सा है। मेरी नज़र में इन्वेस्टिंग का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है कि थीम मत खरीदिए, थीम का बॉटल नेक खोजिए। जहां डिमांड तेजी से बढ़ रही हो लेकिन सप्लाई आसानी से नहीं बढ़ सकती, और ढूंढिए कि कौन सी वो कंपनीज हैं जो ये सप्लाई कर रही हैं जहां बॉटल नेक है। वहां इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। और चौथी बड़ी सीख, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया अभी भी बड़ा स्ट्रक्चरल थीम है। इन पोर्टफोलियो को देखकर फिनेंशियल सेक्टर एक्सपोजर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। सुंदरम फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, आईआईएफएल फाइनेंस, इक्विटास और दूसरे फाइनेंशियल बिजनेसेस इन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक रिटेल इन्वेस्टर अक्सर कर देता है। वे देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा चल रहा है और फिर कोई एनबीएफसी या बैंक खरीद लेते हैं। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल कंपनीज में हमें बहुत गहराई से देखना पड़ता है कि लोन ग्रोथ कितनी है, एसेट क्वालिटी कैसी है,
क्रेडिट कॉस्ट कहाँ जा रहा है, एनआईएम का ट्रेंड क्या है, आरओए और आरओई कितनी सस्टेनेबल है, कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, फंड कॉस्ट क्या है और मैनेजमेंट अंडरराइटिंग कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। क्योंकि फाइनेंशियल बिजनेसेस में ग्रोथ और क्वालिटी दोनों ज़रूरी है। सिर्फ लोन बुक बढ़ाने से वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन है, सुंदरम फाइनेंस की बात करते हैं। राधा कृष्ण दमानी फैमिली के पोर्टफोलियो में सुंदरम फाइनेंस की होल्डिंग ध्यान खींचती है, आपको अट्रैक्ट करती है। और यहाँ मुझे एक ब्रॉडर इन्वेस्टिंग लेसन दिखाई देता है। कभी कभी एक अच्छा बिजनेस मार्केट में टेम्पररी प्रेशर में आ सकता है, स्टॉक प्राइसेस गिर सकते हैं, सेंटिमेंट खराब हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स इंटैक्ट है तो गिरावट अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। इसलिए जब कोई स्टॉक 20% या 30% या 40% गिरता है तो मैं सिर्फ ये नहीं पूछूंगा कि कितना गिरा, मैं पूछूंगा क्यों गिरा। अगर गिरावट वैल्यूएशन डी रेटिंग की वजह से है तो एक तरह की सिचुएशन है, अगर अर्निंग एस्टिमेट्स गिर गए हैं तो दूसरी सिचुएशन है, अगर बिजनेस मॉडल में स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया है तो सिचुएशन पूरी तरह अलग है। यही डिस्टिंक्शन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवी बड़ी सीख, प्राइस रिस्क और बिजनेस रिस्क अलग है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 1000 पे खरीदा, कुछ महीनों बाद वो 700 हो गया, आपका प्राइस लॉस 30% है। लेकिन अब दो पॉसिबिलिटी है। केस वन, बिजनेस बिल्कुल ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, मार्जिन स्टेबल है, कैश फ्लो हेल्दी है, डेट मैनेजेबल है और मार्केट सेंटीमेंट खराब होने के कारण स्टॉक गिरा है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि रेवेन्यू ग्रोथ कोलैप्स हो रही है, मार्जिन गिर रहे हैं, डेट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी फेल हो गई है और अब दोनों सिचुएशन में स्टॉक 30% गिरा है, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। पहली सिचुएशन में प्राइस रिस्क है, दूसरी सिचुएशन में बिजनेस रिस्क है। एक सीरियस इन्वेस्टर को इन दोनों को अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए। छठी बड़ी सीख जो है, पोजीशन साइजिंग स्टॉक सिलेक्शन। बेसिकली पोजीशन साइजिंग स्टॉक सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज है जिसे रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिए मैंने देखा कि किसी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर स्टॉक है, मैंने वो स्टॉक खरीद लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में उस स्टॉक का वेटेज कितना है। अगर उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक का वेट सिर्फ 2% है और मैंने अपनी टोटल वेल्थ का 25% उसमें लगा दिया, तो मैंने उस इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं की, मैंने केवल स्टॉक का नाम कॉपी किया। रिस्क मैंने खुद क्रिएट कर लिया। इसलिए जब भी किसी बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखें, तीन चीज़ें ज़रूर देखें उसमें, स्टॉक कौन सा है, वेटेज कितना है और वेटेज बढ़ रहा है या घट रहा है। और तीसरा पॉइंट जो मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। क्योंकि सिर्फ ये देखकर कि कोई इन्वेस्टर अभी भी स्टॉक होल्ड कर रहा है, हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि वह आज भी उतना ही बुलिश है उस स्टॉक पे। सातवीं बड़ी सीख जो मुझे मिलती है, पोर्टफोलियो में हर स्टॉक का एक अलग रोल होना चाहिए। एक सोफिस्टिकेटेड एक्सपर्ट पोर्टफोलियो में हर स्टॉक एक ही काम नहीं करता। कुछ कंपनीज हो सकती हैं कोर कंपाउंडर, कुछ हो सकती हैं हाई ग्रोथ बिजनेसेस, कुछ टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज़, कुछ साइक्लिकल प्लेज, कुछ वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ स्पेशल सिचुएशंस। रिटेल इन्वेस्टर की एक कॉमन मिस्टेक है कि वो 15-20 स्टॉक खरीद लेते हैं, लेकिन उन सभी स्टॉक्स का रिस्क फैक्टर लगभग एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए 15 स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स रख लिए, ऊपर से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड दिख रहा है, लेकिन अगर पूरा स्मॉल कैप ग्रोथ सेगमेंट ही गिर गया तो सारे स्टॉक एक साथ गिर सकते हैं। इसे मैं डाइवर्सिफिकेशन का इल्यूजन कहूँगा। और सच्ची डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्टॉक्स की संख्या बढ़ाने से नहीं आती, वो आती है डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट अर्निंग्स ड्राइवर्स और कंट्रोल्ड पोजीशन साइजेस से। आठवीं बड़ी सीख जो मैं कह रहा हूं, बिग इन्वेस्टर्स कई बार फ्यूचर को खरीदते हैं और ये बात मुझे इन पोर्टफोलियो में बार बार दिखाई देती है। वे हमेशा उस कंपनीज को नहीं खरीदते जो आज सबसे बड़ी है। कई बार वे उस कंपनी को देखते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चरल चेंज की शुरुआती बेनिफिशियरी हो सकती हैं।
इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बदल रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो रही है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, फिनेंशियल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, एनर्जी ट्रांजिशन नई सप्लाई चेन बना रहे हैं। लेकिन हर थीम में विनर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही स्टॉक पिकिंग का काम है। नौवीं बड़ी सीख जो मुझे लगती है, वैल्यूएशंस को कभी इग्नोर मत कीजिए, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग है। एक कंपनी शानदार हो सकती है, मैनेजमेंट शानदार हो सकता है, इंडस्ट्री का फ्यूचर शानदार हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक पहले से ही अगले 5-7 साल की ग्रोथ प्राइस इन कर चुका है तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न कमज़ोर हो सकते हैं। जब प्राइस और फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ के बीच रिलेशनशिप अट्रैक्टिव हो तभी आपको एंटर करना है। इसलिए मैं किसी भी स्टॉक को देखकर 3 लेयर में एनालाइज करना पसंद करूंगा। पहला, बिजनेस क्वालिटी, दूसरा ग्रोथ पोटेंशियल, और तीसरा वैल्यूएशन। तीनों में बैलेंस दिखना चाहिए। और 10वीं और शायद सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिलती है, पेशेंस। अब इस पूरी एक्सरसाइज से जो मुझे सबसे बड़ा लेसन मिलता है वो स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, वो है पेशेंस। हम रिटेल इन्वेस्टर अक्सर चाहते हैं कि स्टॉक खरीदने के बाद तुरंत ऊपर चला जाए। अगर स्टॉक 2 महीने में साइडवेज रहे तो हमें लगता है कि हमारी थीसिस गलत है। अगर 15% गिर जाए तब तो पैनिक। अगर 25% गिर दिया तब तो फिर बेच ही दिया हमने। और फिर वही स्टॉक अगले 2 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो हम कहते हैं कि काश मैंने होल्ड कर लिया होता। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग में पेशेंस तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आपने स्टॉक क्यों खरीदा है। अगर आपकी थीसिस ही क्लियर नहीं है तो वॉलेटिलिटी सहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कन्विक्शन बिना रिसर्च के सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है, और पेशेंस बिना कन्विक्शन के सिर्फ स्टबर्डनेस है। सही पेशेंस तब आता है जब बिजनेस एनालिसिस आपकी मजबूत हो। तो अब सवाल है कि क्या हमें इन इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स खरीदने चाहिए? मेरी स्पष्ट राय है, ब्लाइंडली नहीं। किसी बड़े इन्वेस्टर का नाम किसी स्टॉक को ऑटोमेटिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं बना देता है, क्योंकि आपको उनकी बाइंग प्राइस नहीं पता। हाँ, आपको आपकी बाइंग प्राइस अलग हो सकती है, उनका पोर्टफोलियो साइज़ अलग हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो साइज़ अलग हो सकता है, उनकी अलग रिस्क टॉलरेंस होगी, आपकी अलग होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन शायद 5-10 साल 20 साल हो और आपका होराइजन शायद 3 साल हो। तो फिर कॉपी करने का क्या फ़ायदा? स्टॉक कॉपी मत कीजिए, रिसर्च प्रोसेस कॉपी कीजिए। मैं किसी बिग इन्वेस्टर की होल्डिंग को कैसे एनालाइज करूंगा? अगर मुझे आज किसी मार्के इन्वेस्टर की नई होल्डिंग्स दिखाई देती है तो मैं सीधे बाई नहीं करूंगा। मैं पहले 5 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, कंपनी एक्चुअली करती क्या है? अगर मैं बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं तो रिसर्च अभी अधूरी है। दूसरा, ये कंपनी अगले 5-10 सालों में बड़ी क्यों हो सकती है? मार्केट बड़ा होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, प्राइसिंग पावर आएगी। तीसरा, अर्निंग्स क्या कह रही है? रेवेन्यू, एबिटा, पैट, अर्निंग पर शेयर, कैश फ्लो, आरओसी, डेट, सबको देखना होगा। चौथा, वैल्यूएशंस क्या कह रही है? ग्रोथ कितनी है और उस ग्रोथ के लिए मार्केट कितना प्राइस दे रहा है? और पांचवा, अगर स्टॉक 30% गिर जाए तो क्या मेरी थीसिस बदलेगी या यही रहेगी? अगर मुझे इसका जवाब नहीं पता तो शायद मुझे स्टॉक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब इस एनालिसिस को आज के मार्केट से जोड़िए। ये एक्सरसाइज अभी खास तौर पे रेलिवेंट है क्योंकि इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक लिक्विडिटी मजबूत बनी हुई है, लेकिन मार्केट लीडरशिप लगातार बदल रही है। कैपिटल कभी लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, कभी स्पेसिफिक सेक्टर। और ऐसे एनवायरनमेंट में केवल इंडेक्स देखकर इन्वेस्टमेंट करना सफिशिएंट नहीं होता है। Q1 फाइनेंशियल 27 में कई कंपनीज के अर्निंग्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड ऑयल, ग्लोबल ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, करेंसी और जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट जैसे मैक्रो फैक्टर्स भी मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी बल्कि शायद और बढ़ेगी, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को स्टडी करना यूजफुल है, लेकिन उनके स्टॉक्स खरीदने के लिए नहीं, उनकी थिंकिंग समझने के लिए। मेरे हिसाब से इन बड़े इन्वेस्टर की सबसे
कॉमन क्वालिटी क्या है? अगर मुझे इस पूरी रिसर्च को सिर्फ एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं कहूँगा कि वे मार्केट में सिर्फ स्टॉक्स नहीं खोजते, वे मिस प्राइसिंग खोजते हैं। किसी कंपनी का बिजनेस मार्केट से बेहतर हो सकता है, लेकिन मार्केट उसे अभी पहचान नहीं रहा है। किसी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी इनेबलिंग कंपनी अभी छोटी हो। किसी स्टॉक की प्राइस गिर गई हो लेकिन बिजनेस थीसिस इंटैक्ट हो, या फिर किसी कंपनी की अर्निंग्स आने वाले वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ सकती हो कि आज की वैल्यूएशन रीजनेबल साबित हो। और यही वो सिचुएशंस हैं जहां सीरियस स्टॉक पिकिंग शुरू होती है। और रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? मेरी नज़र में रिटेल इन्वेस्टर को वॉरेन बफे, राधाकृष्ण दमानी, आशीष कचोलिया, विजय केडिया या किसी भी बड़े इन्वेस्टर की एग्जैक्ट पोर्टफोलियो कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी ये है कि उनकी रिसर्च डिसिप्लिन अपनाइए, उनकी पेशेंस को समझिए, उनकी पोजीशन साइजिंग को समझिए और उनके बिजनेस फर्स्ट अप्रोच को समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि आखिर में आपका पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, किसी दूसरे इन्वेस्टर की फोटोकॉपी नहीं। तो दोस्तों, इस पूरी एनालिसिस के बाद मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग नंबर्स 39.9% नहीं, 39.4% नहीं, 36.2% भी नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगले इन्वेस्टिंग स्टाइल अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल वाले कई एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर ने एक ही क्वार्टर में मार्केट बेंचमार्क से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया। इससे मुझे एक बात फिर याद आती है कि स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन सिर्फ मार्केट के ऊपर जाने से नहीं होता। वेल्थ क्रिएशन तब होता है जब आप सही बिजनेसेस को सही प्राइस पे, सही पोजीशन साइज में और सफिशिएंट टाइम के लिए होल्ड कर पाते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी डिफरेंस है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच। ट्रेडिंग में सवाल होता है प्राइस कहाँ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिंग में सवाल होना चाहिए बिजनेस कहाँ जा रहा है। अगर बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है, अर्निंग्स बढ़ रही है, कैश फ्लो इंप्रूव हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मजबूत हो रहा है और वैल्यूएशन अनरीजनेबल नहीं है, तो शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को इग्नोर करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो लिस्ट देखें तो यह मत पूछिए कि उसने कौन सा स्टॉक खरीदा। पहले पूछिए उसने ये स्टॉक क्यों खरीदा होगा, और फिर क्या मेरे रिसर्च के बाद भी मुझे वही थीसिस दिखाई दे रही है जो इस सेलिब्रिटी इन्वेस्टर को दिखाई दी। अगर जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी दूसरे इन्वेस्टर का स्टॉक ढूंढना नहीं, उसकी तरह सोचना है। और शायद यही इस पूरी रिसर्च की सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा यह वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।